2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और इस सरकार के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 2009 में दोबारा यूपीए की सरकार बनी, लेकिन तब तक सरकार के दामन पर कई तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझती जनता को उस वक्त रोशनी की एक किरण दिखी जब महाराष्ट्र के समाजसेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लोकपाल को जरूरी बताया और लोकपाल को जन लोकपाल का नाम दिया। अन्ना और मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आखिरकार अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। देश भर से अन्ना को जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे सरकार हिल गई। सरकार ने जल्दी ही जन लोकपाल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अन्ना ने जन लोकपाल कानून बनाने के लिए सरकार को 15 अगस्त तक का वक्त दिया और मांग न माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। और अब आगे आंदोलन, न राजनीतिक तौर तरीके, न सत्ता की चाहत, ना ही सामाजिक बदलाव का सवाल, फिर भी आंदोलन। और आंदोलन ऐसा जो सरकार को डिगाने लगे, फैसले लेने के लिए मजबूर करने लगे। वोट बैंक में बदली जा चुकी जनता भी सड़क पर कुछ इस तरीके से जुटे कि राजनीतिक दलों के जातीय समीकरण से लेकर धर्म को आधार बनाकर बांटने वाली राजनीति भी बेमानी लगने लगे। जी, बात अन्ना की हो रही है और अन्ना का आंदोलन कुछ ऐसे ही रंग में समूचे समाज को रंगने लगा। तिरंगा आंदोलन की पहचान बन गया। भारत माता की जय आंदोलन का नारा, बड़े बुजुर्ग हो या फिर युवा या फिर बच्चे, सभी तिरंगा लहराते हुए सड़कों पर जिस तरीके से जुटने लगे, उसने देश के इतिहास में आंदोलन का एक नया अध्याय जोड़ दिया। क्योंकि पहली बार आंदोलन सत्ता पाने का संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्ता को सही रास्ते पर लाने का सामाजिक दबाव बनाने वाला था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जी हां, इसी एनजीओ की देखरेख में आंदोलन को शक्ल दी जा रही थी। एक एक बात तय हो रही थी कि कैसे टोपी पर क्या लिखा जाए, कैसे नारे गढ़े जाएं, कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाए। एसएमएस, म्यूजिक वीडियो, कॉलर ट्यून, यानी कम्युनिकेशन के जितने माध्यम थे, सब पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अन्ना आंदोलन की धूम मची हुई थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका एक एक कदम इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एनजीओ चला रहा था और आंदोलन को चलाने, उसे बढ़ाने से लेकर समाज के हर तबके को जोड़ने का नया ककहरा सड़क से रचा जा रहा था। आंदोलन को शांत करने के लिए यूपीए सरकार लोकपाल मुद्दे पर नोटिफिकेशन तक तो पहुंची, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। तो स्वामी रामदेव ने सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन का ऐलान कर दिया। आंदोलन टूटते हैं तो टीस होती है, लेकिन आंदोलन से भी आंदोलन निकले। यकीनन अन्ना केजरीवाल के साथ खड़े योग गुरु स्वामी रामदेव पटरी नहीं बैठी उनके साथ, तो रामदेव ने अलग राह ही नहीं पकड़ी, बल्कि आंदोलन को मतने के लिए अपने ही नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए और पहुंच गए रामलीला मैदान। ये स्वामी रामदेव के आंदोलन की हुंकार थी। अन्ना भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से योग करा रहे थे, तो स्वामी रामदेव ने काला धन वापस लाने को लेकर संघर्ष का ऐलान कर दिया और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ 4 जून से रामलीला मैदान में आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। रामदेव के ऐलान से सरकार में हड़कंप मच गया। रामदेव जब दिल्ली आए तो रिसीव करने के लिए यूपीए सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्री कपिल सिब्बल, सुबोध कांत सहाय, पवन कुमार बंसल और खुद प्रणब मुखर्जी एयरपोर्ट पहुंचे।
प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी सरकार की रणनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी। रामदेव हवाई अड्डे पे उतरते हैं। आज के मौजूदा राष्ट्रपति तब मंत्री हुआ करते थे। 2 अन्य सहयोगी मंत्रियों के साथ वो हवाई अड्डे पे पहुंच जाते हैं। रामदेव को समझाने की कोशिश होती है। लगता है पूरी सरकार घबरा सी गई है। अन्ना के आंदोलन की बातें हवा में थी, एक और आंदोलन शुरू हो गया, अब क्या होगा, उनको समझाने बुझाने की कोशिश होती है। अचानक रामदेव का कद बहुत बड़ा हो जाता है उससे। 4 जून 2011। रामदेव को भीड़ जुटाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी थी। यूं भी हर रोज हजारों लाखों लोग सुबह उठते ही स्वामी रामदेव का ही योग करते। तो फिर रामदेव के साथ हर सुबह रूबरू होते हुए उठने में कौन प्रशंसक कतरा था। लेकिन रामलीला मैदान में राजनीतिक योग होना था। जमा होते समर्थकों के साथ स्वामी रामदेव रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ गए। शाम होते होते टीवी चैनलों पर यह खबरें आने लगीं कि सरकार स्वामी रामदेव की लगभग सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई और थोड़ी देर में ही अनशन खत्म हो जाएगा। इसी बीच दिल्ली में ही कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के एक पत्र को सार्वजनिक किया, जिसके मुताबिक रामदेव ने सरकार के साथ पहले ही ये समझौता कर लिया था कि वो सरकार की मांगें मानने के साथ ही अनशन खत्म कर देंगे। तो क्या स्वामी रामदेव राजनीतिक योग अन्ना आंदोलन के असर को खत्म करने की चाल थी? क्या रामदेव सरकार से हाथ मिलाकर आंदोलन करने निकले थे वो? असल में कपिल सिब्बल ने मुस्कुराते हुए जिस अंदाज में स्वामी रामदेव के अनशन को पूर्व निर्धारित चाल बताने की कोशिश की, उससे रामदेव और उनके समर्थक ठगे से रह गए। सरकार के थिंक टैंक को लगा कि कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वामी रामदेव हताश होकर गायब हो जाएंगे। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। रामदेव रामलीला मैदान में अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठ गए। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, यूपीए सरकार की चिंता बढ़ती जा रही थी। सरकार को लगने लगा एक भी गलती या फिर ज्यादा देर भारी पड़ सकती है। रात 12:45, रामलीला मैदान, दिल्ली। रात का सन्नाटा पुलिस के बूटों की आवाज से टूट गया। पुलिस कर्मियों ने रामदेव के पूरे अनशन स्थल को घेर लिया। पुलिस ने स्वामी रामदेव समर्थकों से तुरंत रामलीला मैदान खाली करने को कहा। तभी मंच पर स्वामी रामदेव समर्थकों से घिरे हुए नजर आए। समर्थक स्वामी रामदेव तक पुलिस को पहुंचने नहीं देना चाहते थे। अचानक पुलिस ने समर्थकों को पीटना शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले जब निहत्थी भीड़ पर चलाए गए, उस रात लोकतंत्र पर राजतंत्र की तानाशाही हावी थी। पुलिसिया अंदाज खौफनाक था। सब कुछ लाइव था। अचानक स्वामी रामदेव ने मंच से छलांग लगा दी और समर्थकों के बीच आ गए। और एक महिला के कपड़े पहनकर वहां से भाग गए। रामदेव ने बाद में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस रात पुलिस उन्हें वहां जान से मार देती। पुलिस ने 5 लोगों को उसी समय पीटा, माताओं बहनों को भी उसी समय बर्बरता से बच्चों को पीटा। और यदि मैं उस समय पुलिस के हाथ से चढ़ जाता तो आज आप पतंजलि योगपीठ में आपके बीच ना बैठा होता। वो रात वाकई बड़ी काली रात थी। बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, लाठियां बरस रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। निहत्थे लोग घायल हो रहे थे। और इस पुलिसिया कार्रवाई का सबसे बुरा पहलू यह था कि आंदोलन का कोई भी चेहरा सत्ता को बर्दाश्त नहीं था। यह खुलकर नजर आ रहा था। या फिर यह कहा जाए, पहली बार चुनावी जीत को ही सरकार अपनी तानाशाही का आधार बताने लगी थी और खुले तौर पर यह ऐलान करने से नहीं चूकी कि जनता ने उसे चुना है तो फिर आंदोलन दबाने का हक भी उसे ही है। राजबाला नाम की एक महिला की मौत हो गई।
अन्ना आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस हादसे पर अफसोस जरूर जताया और सबक भी सीख लिया, क्योंकि रामदेव आंदोलन को दबाने के बाद सरकार की टेढ़ी निगाहें अब अन्ना आंदोलन की तरफ थी। मुझे लगता है कि सरकार से कुछ गलतियां हुई। मुझे लगता है कि सरकार को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं लड़ी, लेकिन वो भ्रष्टाचार के प्रति अपनी लड़ाई को, अपनी प्रतिबद्धता को लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे। और इसी तरीके से वो जब आंदोलन शुरू हुए तो उस आंदोलनों को समझने में भी नाकाम रहे कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जन लोकपाल पर बात करने के लिए बनी सरकार और टीम अन्ना के सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। तमाम असहमतियां होने के बावजूद सरकारी पक्ष की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 30 जून तक लोकपाल बिल संसद में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन टीम अन्ना ने साफ साफ कहा कि अगर 15 अगस्त तक मजबूत लोकपाल बिल नहीं बना तो अन्ना अनशन पर बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। अन्ना ने पुलिस से अनशन की इजाजत मांगी। पिछली बार से भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं और जगह जगह लोग बाग अनशन के लिए बैठने वाले हैं, क्योंकि इस बार मियाद है कि 3 दिन अनशन होना है, उसके बाद जेल भरो आंदोलन होना है, तो सब अपनी सक्रिय सहभागिता चाहते हैं। इसलिए अगर दोनों जगह की अनशन मिल गई तो दोनों जगह अनशन की स्वीकृति मिल गई तो दोनों जगह होगा, एक जगह की मिल गई तो वहां होगा। अरविंद, ये आखिरी मीटिंग में क्या रहा? अन्ना जी, सरकारी रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कैबिनेट में 2 बिल पास करने की बात कही है, एक हमारा बिल और एक सरकारी बिल, जिससे कि अंतर साफ स्पष्ट हो जाएगा। अन्ना जी, अन्ना जी लो, आपने पुलिस से अनुमति ली थी अनशन के लिए, उसका तो जवाब आ गया है। देखो क्या जवाब लिखा है। 22 शर्तें रखी हैं पुलिस ने आपके अनशन के आगे। 22 शर्तें? एक तो आपको सिर्फ 3 दिन के अनशन की अनुमति दी है सरकार ने, और दूसरा 5000 से ज्यादा लोग आपके अनशन में शामिल नहीं हो सकते। ये कैसे शर्तें थोप सकते हैं हमारे ऊपर? ये पुलिस का नहीं, राजनीतिक दस्तावेज लगता है। सरकार हम लोगों से डर गई है, अब हम लोगों को रुकना नहीं है। अनशन तो होगा, अनशन नहीं रोक सकते वो। और जैसा अगस्त में भी हमने कहा था कि इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, आप हमें डंडे के बल पे सरकार के साथ सहमत नहीं कर सकते। असल में दिल्ली पुलिस के पत्र ने, या कहें अन्ना को अनशन पर रोकने के तरीके ही आंदोलन के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे थे। सरकार आखिर तक यह समझ नहीं पाई कि अन्ना आंदोलन को राजनीतिक जोड़तोड़ से या सत्ता के हुकूक से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि आंदोलन में शामिल होते लोगों का भरोसा राजनीतिक सत्ता को लेकर डगमगाया हुआ था। नेताओं की साख आम आदमी में बची नहीं थी, तो आंदोलन को लेकर सत्ता की हर चाल सत्ता को ही मात दे रही थी और आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री पी चिदम्बरम से सीधे संपर्क में थी। अन्ना ने तय किया वो सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील करेंगे ताकि अनशन की इजाजत मिल सके। अन्ना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक खत लिखा। प्रिय मनमोहन सिंह जी, आप 79 साल के हो चुके हैं और देश के सर्वोच्च पद को हासिल कर चुके हैं। आप जीवन से अब और क्या चाहते हैं? हम देश के लिए जान तक देना चाहते हैं और अपने देश के नेता की ओर देख रहे हैं कि वो हमें सही जगह प्रदान करें। आपका अन्ना हजारे। उसी रात प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आ गया। जवाब में टीम अन्ना के लिए किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं था। खत में 2 टूक लिखा था कि मेरा कार्यालय निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच में नहीं आता। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी शिकायतें संबंधित वैधानिक अधिकारियों से करें। प्रधानमंत्री का जवाब
दरअसल पीएम के जवाब से अन्ना आंदोलन के रणनीतिकार समझ गए कि आंदोलन अब लिखा पढ़ी से होगा नहीं। जनता का जमावड़ा ही सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। बस फिर क्या था, 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसकी कानों कान किसी तीसरे को खबर नहीं थी। यानी जो रणनीति बन रही थी उसकी जानकारी पहली बार सरकारी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं थी। तो 15 अगस्त को देश को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार देश में हर किसी को था। वह लोकपाल को लेकर क्या कहेंगे, और 16 अगस्त से अन्ना के अनशन का इंतजार। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ और होना था। हमने हाल ही में संसद में एक बिल पेश किया। अब केवल संसद ही ये फैसला कर सकती है कि किस तरह का लोकपाल कानून बनाया जाना चाहिए। संदेश साफ था, सरकार को जन लोकपाल की फिक्र नहीं है। सरकार जैसा चाहेगी वैसा कानून बनाएगी। अन्ना ने प्रधानमंत्री की भाषा पर एतराज जताया और 16 अगस्त को अनशन की सुबह से पहले 15 अगस्त को शाम 4 बजे अचानक अन्ना राजघाट पहुंच गए। अन्ना ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बिना कुछ बोले ध्यान लगाकर बैठ गए। राजघाट पर अन्ना की खामोशी को देखने जिस तेजी से और जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, उसने झटके में केजरीवाल की उस रणनीति को सफल बना दिया जिसे लेकर उहापोह थी कि अनशन से पहले अगर अन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया तो होगा क्या। कमाल है, आंदोलन को लेकर जो केजरीवाल समझ चुके थे वह सरकार समझ नहीं पाई। जैसे ही ये खबर आम हुई कि अन्ना को पुलिस ने राजघाट जाने से रोक दिया है, और न सिर्फ रोक दिया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है, लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया और बसों में भर के अस्थायी जेल यानी छत्रसाल स्टेडियम भेजना शुरू कर दिया। कि भाई किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने कहा हमें ये पता नहीं, हमें तो ऊपर से आदेश है आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो सरकार हरकत में आ गई। अन्ना, अरविंद और मनीष को गिरफ्तार किया गया। उधर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा नजर आने लगा और सियासी हड़कंप भी इसी दौर में मचने लगी। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तय करने लगे। विपक्ष संसद में प्रश्नकाल स्थगित करके अन्ना की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार से चर्चा चाहता था। लगभग पूरा का पूरा विपक्ष, यहां तक कि सरकार के सहयोगी दल भी इस बात पर एकजुट थे कि लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले अनशन को इस तरीके से रोकना नहीं चाहिए। यूपीए के लिए मुश्किल की घड़ी थी। जनता का बढ़ता आक्रोश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था और सोनिया गांधी ऐसे मौके पर देश में नहीं थी। शांत हो जाइए प्लीज, 1 मिनट, एक करके सवाल कीजिए। अन्ना को सरकार ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, क्या वो सही है? देखिए, अन्ना जी को हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी तो आप ही के अंदर आती है, इस बात से आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला दिल्ली पुलिस ने लिया है। हमने उन्हें किसी तरह से दबाव में नहीं लाया। देखिए, आपकी बात जायज है। देखिए, जिस तरह लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अन्ना को रोका होगा ताकि स्थिति काबू में रहे। इस फैसले से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे तो हालात और बिगड़ रहे हैं। जन लोकपाल बिल में आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, अरे भाई, हम कब मना कर रहे हैं जन लोकपाल बिल के लिए? काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन सरकार पर इस तरह दबाव बनाए रखना ठीक नहीं। सरकार हड़बड़ी में एक के बाद एक जो फैसले ले रही थी वो लगातार सरकार के लिए गलत साबित हो रहे थे। और सबसे बड़ी गलती तब हुई जब दोपहर 3:20 पर अन्ना को तिहाड़ भेजे जाने की खबर आई। तिहाड़ और अन्ना, लोगों के मन में सरकार के खिलाफ और भी गुस्सा भरने लगा।
इसमें अन्ना एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, अन्ना को दरअसल हिंदुस्तान के भ्रष्ट हो रहा लोकतंत्र, विकृत हो रहा लोकतंत्र या कमज़ोर हो रहा लोकतंत्र को ताकत देने वाला, यूँ कहें कि खंबा फाड़ करके जिस तरह से कि हिरण्यकश्यप का वो वध करने के लिए कोई खंबा फाड़ करके और नरसिंह का अवतार हो रहा है, उसी तरह का कुछ की घटना मैं उसको मानता हूँ और वही अन्ना की ताकत है। शाम होते होते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने एक बैठक में तुरंत अन्ना को रिहा किए जाने का फैसला लिया। रात के 9 बजे से पहले ये खबर तिहाड़ भिजवा दी गई। पुलिस अधिकारी अन्ना को ये खबर देने के लिए जेल पहुंच गए। अन्ना जी आप खुश हो जाइए, आपको रिहा किया जा रहा है, अब आप जा सकते हैं। मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए? अच्छा, डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप वहां तक तो चल सकते हैं ना? ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई एतराज नहीं। चलिए आइए। तो आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अन्ना जी देखिए, अब आप जेल में नहीं हैं, मेरे दफ्तर में हैं। मतलब आप आजाद हैं, हिरासत में नहीं। तो ये आप लोगों की चाल थी, बैरक से मुझे बाहर निकालने की। तो ठीक है, देखता हूं। मुझे जब तक अनशन की इजाजत नहीं मिलती, मैं यहीं बैठूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। देखता हूं मुझे यहां से कौन उठाता है। किसी ने नहीं सोचा था अन्ना तिहाड़ के भीतर भी अनशन को लेकर फैसला ले लेंगे, यानी ये दांव भी सरकार का उल्टा पड़ गया। दूसरी तरफ तिहाड़ के बाहर हजारों हजार की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, हाथों में तिरंगा, सिर पर अन्ना की टोपी और वंदे मातरम के नारे। सरकार मुश्किल में फंस रही थी। अन्ना रात में डीजी के ऑफिस में ही सोए और अगले दिन सुबह उनसे ये प्रार्थना की गई वो डीजी ऑफिस छोड़ दें, क्योंकि बाहर जमा होती भीड़ से जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अन्ना ने साफ मना कर दिया कि जब तक अनशन की इजाजत नहीं मिलती कहीं नहीं जाएंगे। अजब स्थिति थी। 17 अगस्त की दोपहर 1 बजे अन्ना ने अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग जेल के भीतर ही हुई। अन्ना जी, अभी बाहर से आया, देखा भीड़ ही भीड़ है। ऐसा लग रहा है पूरा देश आपके समर्थन में तिहाड़ के बाहर इकट्ठा हो रहा हो। लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन मैं तो जेल में क्या कर सकता हूं? आप जो चाहोगे वही होगा अन्ना जी। तो ठीक है, आप लोग जनता से कह दीजिए कि मैं जेल से बाहर आने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या अन्ना, कहिए। पुलिस अगर मेरी शर्तों को नहीं माना तो मैं जेल में ही अनशन करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज शाम इंडिया गेट पर कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा है। मुझे पूरा यकीन है आज शाम के बाद लोगों का गुस्सा देखकर सरकार को आपकी अनशन की सारी शर्तें माननी ही पड़ेगी। सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा।
अन्ना के समर्थन में शाम को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। आंखों में जुनून, दिल में आक्रोश, चेहरों पर खामोशी और हाथों में मोमबत्ती। इंडिया गेट मानो गवाह बन रहा था उस भारत का जिसके नागरिक अपने अधिकारों के लिए छटपटा रहे थे। पिछले 20-22 सालों में 1989 के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब यहाँ का जो युवा वो उपभोक्ता संस्कृति का शिकार हो गया है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है, और वह जो आम आदमी के सवाल हैं, गरीबों का सवाल है, उन सवालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। उनको देख करके बहुत हैरानी हुई कि हर तबके का युवा धीरे धीरे जुड़ा और जुड़ता चला गया। और इन्हीं सब के बीच 18 अगस्त की सुबह अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अन्ना की शर्तें पुलिस ने मान ली है और रामलीला मैदान में 15 दिनों की अनशन की इजाजत भी मिल गई। और कमाल देखिए, जो पुलिस, जो सरकार अन्ना को अनशन करने से रोक रही थी, वही सरकार, वही पुलिस रामलीला मैदान को अन्ना के अनशन के लिए बनाने में जुट गई। दिल्ली में उन दिनों बरसात हो रही थी, मैदान गीला था, लेकिन नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि मैदान को अन्ना के अनशन के अनुकूल बनाया जाए। सोशल साइट्स पर अन्ना और उनकी टीम की धूम मची हुई थी, लेकिन अन्ना अभी जेल में थे। लोग मैदान की तरफ पहुंचना शुरू कर चुके थे। सैकड़ों लोग तो तिहाड़ पहुंच गए कि अन्ना को लेकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अजब नजारा था। 19 अगस्त की सुबह 11:15 बजे अन्ना तिहाड़ से बाहर आए और आते ही उन्होंने अपने खास अंदाज में मुट्ठी बांधकर नारा लगाया। हाथों में तिरंगा लहराते हुए अन्ना और उनके समर्थकों का काफिला रामलीला मैदान की तरफ बढ़ चला। जहां तक नजर जाती थी, बस तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे थे। अन्ना का जोश खुद अपने आप में मिसाल बन रहा था। दोपहर को जब अन्ना राजघाट पहुंचे तो एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। अचानक अन्ना ने दौड़ना शुरू कर दिया। 70 बरस से ऊपर के हो चले अन्ना की फुर्ती बता रही थी कि वो मानसिक रूप से संघर्ष के लिए कितने तैयार हैं। दोपहर बाद अन्ना रामलीला मैदान पहुंच गए। रामलीला मैदान में जमा भीड़ आंदोलन का नया अध्याय लिख रही थी। तिरंगे, अन्ना की टोपी, अन्ना जैसा चश्मा, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब कुछ बस अन्ना के रंग में रंगा था। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना। जी, इसी दौर में किरण बेदी ने यह नारा लगाया और यह नारा लोगों के सिर चढ़ गया। सही मायने में आजादी के बाद देश जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व करता रहा, पहली बार उसी राजनीतिक व्यवस्था को देश के आम आदमी ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। न नेताओं पर भरोसा, न राजनीतिक व्यवस्था पर। जन लोकपाल को लेकर शुरू हुआ आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बन जाएगा, यह सोचा किसी ने नहीं था, लेकिन हो तो कुछ ऐसा ही रहा था। ये गद्दार लोग भूल गए उनको, फिर से हम लोग सब मिलकर इस देश को बनाएंगे। देश के कोने कोने से लोग अन्ना के समर्थन में उपवास रख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे,
उपवास के छठे दिन यानी 21 अगस्त को अन्ना ने मंच से आम जनता से अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के पास जाएं और जन लोकपाल के मुद्दे पर उन्हें राजी करें, जिसके बाद जगह जगह लोगों ने अपने सांसदों को घेरना शुरू कर दिया। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल, फिरोजाबाद में सलमान खुर्शीद, चंडीगढ़ में पवन बंसल और दिल्ली में शीला दीक्षित और राजकुमार चौहान समेत कई नेताओं को जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। हुकूमतों और आंदोलन में एक रिश्ता होता है। एक आंदोलन शुरू होता है और हुकूमतें उसकी शुरू में अवज्ञा करती हैं। उसकी वजह यह होती है कि आंदोलन तरह तरह के होते रहते हैं और हुकूमतों को लगता है, शासकों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एक आंदोलनों की बाढ़ आ जाए और सब कुछ अराजकता में चला जाए। प्रणब मुखर्जी को टीम अन्ना से बातचीत के लिए अधिकृत कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण शाम को नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। प्रणब मुखर्जी ने अन्ना के जीवन को बहुमूल्य बताते हुए अनशन खत्म करने की अपील की। अन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो देर हो जाएगी, लेकिन अन्ना ने किसी भी तरह के इलाज से साफ इनकार कर दिया। अनशन के 9वें दिन रात को अचानक अन्ना उठे और उन्होंने सरकार को जमकर लताड़ा। सरकार की चाल मेरे ध्यान में आ गई। अगर आपने रोकने का प्रयास किया तो बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी, बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी। शरीर से बेहद कमजोर दिख रहे अन्ना की आवाज में गजब की बुलंदी थी। ये आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार यही चाहती कि आपने हिंसा करनी चाहिए, तो हम सब संयम रखना है। सरकारी पक्ष में कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम के सुर प्रणब मुखर्जी से अलग थे, जिसे लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई थी। लेकिन आखिरकार प्रणब मुखर्जी ने फैसला लिया। लोकपाल बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री नारायण सामी को सौंप दिया गया, जिसे उन्होंने तुरंत अन्ना तक पहुंचा दिया। टीम अन्ना ने इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया और जन लोकपाल बिल पर बात करने को कहा। एक बार फिर लोकपाल बिल का मुद्दा फंसता हुआ नजर आने लगा। अन्ना अड़े थे। सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। लोग परेशान थे, गुस्से में थे। एक 70 बरस से ज्यादा उम्र के बूढ़े के प्रति सरकार का रवैया लोगों के दिलों में सरकार के खिलाफ आक्रोश का काम कर रहा था। और इन्हीं सब के बीच खबर आई कि सरकार अन्ना को जबरदस्ती अनशन खत्म कराने की दिशा में बढ़ रही है। इसी बीच अन्ना ने ऐलान किया कि अगर सरकार संसद में जन लोकपाल पर चर्चा कराने को राजी हो तो वो अनशन खत्म कर देंगे। साले अंग्रेजों का मुखड़ा। शाम का अंधेरा होते होते विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर रामलीला मैदान पहुंच गए। विलासराव देशमुख के पास प्रधानमंत्री की चिट्ठी थी, जिसके मुताबिक लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने की जानकारी के साथ अनशन खत्म करने की विनम्र अपील थी। आशा है कि आप संसद के रेजोल्यूशन को देखते हुए अपना अनशन अविलंब समाप्त करेंगे और पुनः पूर्ण स्वस्थ होंगे। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के सहित आपका मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। अन्ना ने खुशी जाहिर करते हुए अगले दिन अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आम जनता के लिए ये लोकतंत्र की जीत थी। 28 अगस्त की सुबह अन्ना ने नारियल पानी और शहद पानी पीकर अपना उपवास खत्म कर दिया।
अन्ना का उपवास तोड़वाने के लिए एक दलित बच्ची और एक मुस्लिम बच्ची को मंच पर बुलाया गया था।